हेलो एंड वेलकम टू बिटनिंग। सबसे पहले जो खबर है वो ये कि अमेरिका के अंदर जो गोल्ड की ओनरशिप और बिटकॉइन की ओनरशिप, गेस करिए कि ज़्यादा चीज़ वहाँ पे क्या चीज़ होल्ड करता है। इंडिया में तो पता है कि गोल्ड को लोग ओन करते हैं, लेकिन अमेरिका में थोड़ा उल्टा हो गया है। अमेरिका में बिटकॉइन को जो है, जितने भी अडल्ट इन्वेस्टर्स हैं वो बिटकॉइन को ज़्यादा ओन करते हैं और गोल्ड को कम करते हैं। सोचिए कि 49.6 मिलियन अडल्ट जो है वो बिटकॉइन को ओन करते हैं और जो गोल्ड को ओन करते हैं वो 28.8 मिलियन एडल्ट्स जो है वो गोल्ड को ओन करते हैं। तो अगर हम परसेंटेज में बात करें तो 18.6% जो एडल्ट्स हैं वो बिटकॉइन को ओन करते हैं और 10.8% जो एडल्ट्स हैं वो गोल्ड को ओन करते हैं, विच इज़ फिनोमिनल। तो बहुत लोग ये कहते हैं ना कि बिटकॉइन को कौन ही बाय कर रहा है। वो हो सकता है कि इमर्जिंग कंट्रीज के अंदर बिटकॉइन की इतनी अहमियत नहीं हो, लेकिन अमेरिका के अंदर वो समझ चुके हैं कि बिटकॉइन इज़ अ स्टोर ऑफ वैल्यू और गोल्ड से ज़्यादा विश्वास वो दिखा रहे हैं बिटकॉइन के अंदर। ठीक है? एंड ऑब्वियसली दिस टाइम विल चेंज एंड और जगहों पे भी यही होगा। ठीक है? दूसरा एक और चीज़ है कि कार्फ लागू हो गया है, क्रिप्टो एसेट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। इसमें क्या है कि ओईसीडी के जितने भी देश हैं, मतलब ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है ना? तो ये ओईसीडी के 38 मेंबर्स हैं। ये एक तरीके की ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे इकोनॉमिक लेवल पे एक दूसरे की हेल्प करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन बनी है। अभी 38 देशों ने ये डिसाइड किया है कि हमारे पास भी क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं, तुम्हारे पास भी हैं, आपस में क्या करते हैं चलो, कि हर कंट्री एक दूसरे के साथ डेटा शेयर करेगी। किस तरीके का डेटा? जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई बंदा सिंगापुर के अंदर बैठा है, सिंगापुर के अंदर रह रहा है 10 साल से, लेकिन ट्रेडिंग वो कर रहा है इंडियन एक्सचेंज पे, ठीक है? तो अब क्या होगा कि इंडियन एक्सचेंज क्या करेगी, वो डेटा सिंगापुर की जो देश है, सिंगापुर के अंदर जो टैक्स अथॉरिटीज़ हैं, उनके साथ वो डेटा शेयर करेगी। और सिमिलरली कोई इंडिया में बैठा है और वो सिंगापुर की एक्सचेंज पे ट्रेड कर रहा है 5 साल से। अब पता तो लग नहीं पा रहा, ठीक है? लेकिन अब सिंगापुर की एक्सचेंज क्या करेगी, वहाँ की जो एक्सचेंज है वो इंडियन गवर्नमेंट के साथ डेटा शेयर करेगी। तो ऐसे ही 38 देश आपस में एक-दूसरे के साथ डेटा शेयर करेंगे। कौन-सा डेटा शेयर करेंगे? 2026 से शुरू हो रहा है, तो 2026 का जितना भी ट्रांज़ैक्शंस है, ये जो है डेटा वो शेयर करेंगे और 2027 के अंदर। अब ये मैनुअली नहीं होने वाला है, एक तरीके का ऑटोमैटिक ये सॉल्यूशंस बना रहे हो, जैसे कि आपसे सारा डेटा लिया जाएगा, उसको फिर एक सिस्टम में फीड किया जाएगा। फीड करने के बाद कभी भी ऐसी कोई ट्रांज़ैक्शन ट्रिगर होंगी, तो वो ऑटोमैटिकली अपडेट हो जाएँगी डैशबोर्ड पे। ये डेटा रियल टाइम में शेयर करने का प्लान है, ठीक है? तो कार्फ जो है वो लागू हो चुका है। ये बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है, ठीक है? तो आपने न्यूज़ में सुना होगा। तो हो सकता है अभी एक्सचेंज आपसे ना बहुत जल्दी कुछ अलग-अलग तरीके के डेटा माँगे, जैसे डेट एंड टाइम ऑफ ईच ट्रांज़ैक्शन, टाइप ऑफ क्रिप्टो एसेट, क्वांटिटी, ट्रांज़ैक्शन वैल्यू, इस तरह के। और आपसे जो डेटा माँग सकते हैं वो जैसे अपडेटेड केवाईसी, प्रूफ ऑफ एड्रेस, टैक्स रेज़िडेंसी के डॉक्यूमेंट माँगे जा सकते हैं, एडिशनल आइडेंटिटी वेरिफ़िकेशन हो सकता है। तो बहुत सारी, मतलब आपसे ना एडिशनल डेटा दिया जो है वो अब आप हो सकता है माँगे, आपका डेट ऑफ बर्थ हो गया, टिन नंबर हो गया, पैन नंबर हो गया। ये सब तो ख़ैर आपने पैन नंबर पहले भी दिया हुआ है, लेकिन मेन है कि किधर बेस्ड हो आप, आपकी रेज़िडेंसी कहाँ पे है, प्रूफ़ प्रोबेबली वो सब चीज़ें जो है वो पिक की जाएँगी। क्रिप्टो के कोई बहुत अच्छे हालात नहीं है इंडस्ट्री के, बहुत ज़्यादा बेयरिश सेंटिमेंट है। आप सोचो कि बिटमार्ट 13 मिलियन यूज़र थे, टॉप 10 एक्सचेंजेस में थी, वो फाइनली शट डाउन हो गई। ऐसे ही आपकी बिटमैक्स बंद हो गया, 3 मिलियन यूज़र उसके थे और 1 मिलियन यूज़र एसेंडेक्स के थे। और उसके अलावा भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स 2026 में बंद हुए हैं। लिस्ट ऐसी इतनी लंबी लिस्ट है कि आप खुद हैरान हो जाओगे कि मतलब इतनी लंबी लिस्ट है कि मैं आप स्क्रीन पे अगर आप देख रहे हो ये साइड में, ये इतने सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो 2026 के अंदर बंद हुए हैं। माना ही जाता है कि जब इतने सारे प्रोजेक्ट्स बंद होते हैं तो ये एक तरीके का बॉटम का साइन भी होता है। ऑब्वियसली इन एक्सचेंजेस के ना खुद के नेटिव टोकन्स भी होते हैं, वो भी क्रैश करते हैं। अगर आप इस स्क्रीन पे देख रहे हो तो एफटीएक्स का टोकन, बिटमार्ट का टोकन, बिटमैक्स का टोकन, ये सब 90-90%, 99% ये मेरी ज़ीरो हो जाते हैं जब एक्सचेंज ही खत्म हो जाती है। और देखा ये भी गया है कि जब इस तरह की सिचुएशन होती है तो इसको बॉटम भी माना जाता है, कि ये एक तरीके का बॉटम होता है, कि यहाँ से इससे बुरा तो क्या ही हो सकता है कि जब एक्सचेंजेस बंद हो रही हैं, प्रोजेक्ट्स बंद हो रहे हैं, फिर यहाँ से देखा गया कि रिकवरी होती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि प्रॉब्ली यही वो टर्निंग पॉइंट है, बट 2014 के अंदर माउंट गॉक्स बंद हुआ था, उसके बाद हमने 2022 में एफटीएक्स को कोलैप्स होते देखा और 2026 में तो 3-3 बड़ी एक्सचेंजेस बंद हो रही है। मतलब इसमें से ये जो बिटमार्ट है ये टॉप 10 में थी और इसका डेली वॉल्यूम काफ़ी बड़ा था। इनफैक्ट बिटमैक्स ने तो यूएसडीटी
कि यूएसडीटी को इंट्रोड्यूस किया था और परपेचुअल ट्रेडिंग का जन्मदाता माना जाता है, मतलब जो बिटमैक्स है। आज जो आप परपेचुअल में इतने बड़े-बड़े वॉल्यूम देखते हो, ये बिटमैक्स की ही देन है। यहाँ तक कि इसको सीज़ी ने भी मतलब ये काफ़ी दुःख जताया है और उसमें सीज़ी ने यही बोला है कि भाई एक्सचेंजेस पे अपना क्रिप्टो मत रखो, अगर तुम सेल्फ कस्टडी को जानते हो, और अगर सेल्फ कस्टडी को नहीं जानते हो तो तुम्हें एक अच्छी एक्सचेंज पे अपना फंड को ट्रांसफ़र कर लेना चाहिए। एंड इफ़ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट इट, तो ये सीज़ी ने यहाँ पे ये चीज़ भी बोली है। एक और चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है बाइनेंस से रिलेटेड, वो ये कि यार ये जो टोकेनाइज़्ड स्टॉक्स की मैं हमेशा बात करता रहता हूँ। इमेजिन बाइनेंस के ऊपर जो इस टाइम जितना भी ये जो यूएस के जो स्टॉक्स हैं, जब हम जेनज़ीज़ की बात करते हैं ना, आजकल जेनज़ीज़ वैसे भी एक हॉट टॉपिक है। तो जेनज़ीज़ जो है वो 44% इन्वेस्टर्स जो है ना इन अमेरिका के जो टोकेनाइज़्ड स्टॉक्स हैं, बाइनेंस कहता है वो जेनज़ीज़ हैं 44%। तो मतलब जेनज़ीज़ रुक नहीं रहे, वो ये वेट नहीं कर रहे हैं, जैसे हमारे जो पेरेंट्स थे वो वॉल स्ट्रीट के अंदर कभी नहीं गए। लेकिन अब ये जो जनरेशन है ये अपनी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट ना करके इसको टेस्ला में इन्वेस्ट करना है, इसको ओपन एआई में करना है, इसको एंथ्रोपिक में करना है, इसको एनवीडिया में करना है, इसको मतलब कहने का मतलब ये कि मुझे ऐसा लगता है कि फ्यूचर में ये जो जेनज़ीज़ हैं, ये उस चीज़ों पे ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे जिस चीज़ों के प्रोडक्ट को खुद यूज़ कर रहे हैं, या जिन कंपनियों के फाउंडर्स को ये अपना रोल मॉडल समझते हैं। इनकी इन्वेस्टमेंट बिहेवियर बहुत डिफरेंट है जो नॉर्मली जो इन्वेस्टर होता है, ठीक है? तो ये समझने वाली बात है यहाँ पे। उसके अलावा जो डोनाल्ड ट्रंप है, डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी ज़िंदगी में जितना पैसा कमाया था, वो ल उसने उससे ज़्यादा पैसा पिछले 2 सालों में कमा लिया है, जब से वो प्रेज़िडेंट बना है। ये एक बड़ी शॉकिंग रिपोर्ट है कि वो ख ये तो कहता है कि वो सैलरी नहीं लेता है, वो सैलरी क्यों ले? वो तो प्रेज़िडेंट है, वो तो देश के हित में काम कर रहा है। लेकिन भाई साइड बाय साइड वो बड़े मोटे पैसे बना रहा है, और ये डोनाल्ड ट्रंप दिखाने वाले जो दाँत कुछ और होते हैं और खाने वाले दाँत कुछ और होते हैं। तो ये बेसिकली देश को अंदर से खोखला कर रहा है। उसके जो परिवार है, उसके पेट जो है वो भर रहा है, और इतना भर रहा है कि जितना उसने पूरी ज़िंदगी में कमाया था, उससे ज़्यादा लास्ट 2 इयर्स में कमा लिया उसने। अच्छा, एआई की जो डिमांड है ना, वो चाइना की इकोनॉमी की इस टाइम की ड्राइवर है, ठीक है? चाइना के जो चिप एक्सपोर्ट्स हैं, वो रिकॉर्ड लेवल पे चले गए हैं, मतलब 290 बिलियन यूएस डॉलर के एक्सपोर्ट किए उसने पिछले 12 महीने में, जो चिप्स हैं। और चाइना बहुत मैसिवली ग्रो कर रहा है, चाहे वो चिपसेट्स को एक्सपोर्ट करके कर रहा है, कंप्यूटर और कंपोनेंट जो शिपमेंट्स है, वो भी 240 बिलियन यूएस डॉलर के उसने एक्सपोर्ट किए हैं। पावर इक्विपमेंट रिलेटेड जो एक्सपोर्ट है, वो 190 बिलियन का है। तो मतलब एआई की इंडस्ट्री में बूम क्या आया, चाइना का जो हार्डवेयर है, ठीक है? वो भाई साहब, अगर आप अमेरिका अगर एआई के मॉडल्स में लीड कर रहा है, तो चाइना जो है वो एआई से रिलेटेड हार्डवेयर में लीड कर रहा है, ठीक है? तो ये है, ऊपर से सैम ऑल्टमैन ने ये बोला है कि वो ये बड़ा खतरनाक है यार। ये मेरे को बंदा ना थोड़ा-सा ऐसे ही लगता है। सैम ऑल्टमैन कह रहा है कि हम बहुत करीब हैं एक ऐसा जीनी बनाने के कि जिससे आप जो माँगोगे वो पूरा कर देगा। ये क्या चीज़ बनाने जा रहे हैं? मैंने पीछे एक आपको, अगर आपने ध्यान दिया हो, तो एक रील बनाई थी जिसमें मैंने ये बताया था कि किस तरीके से सैम ऑल्टमैन की कंपनी ना एक एआई एजेंट बना रही थी एडवांस। उस एआई एजेंट को लगा कि वो फ्रीडम चाहता है। उस एआई एजेंट ने ओपन एआई के कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट से, लैब से निकल के हगिंग फेस एक प्लेटफ़ॉर्म को हैक करा। वहाँ पे उसने कोडिंग और टूल्स आइडेंटिफ़ाई करने की कोशिश करी जो उसको आज़ादी दिलाने में मदद करेंगे। इस चीज़ का 7-8 दिन तक पता नहीं लगा, एफबीआई की इन्वॉल्वमेंट करनी पड़ी हगिंग फेस को, और तब जाके पता लगा कि ये जो मॉडल था, ये तो लैब के अंदर ओपन एआई का मॉडल था एडवांस। ये कहाँ से एआई एजेंट वहाँ से निकल के अपनी आज़ादी के लिए हगिंग फेस को क्रैक करके, हैक करके अपने आप को बेटर इवॉल्व करके निकलना चाहता था। एक 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 अजीब-सा, सोचिए तो सही, एक साइ-फाई मूवी की तरह नहीं लगता ये सब, ठीक है? सो ये भाई कह रहे हैं कि एक ऐसा जीनी बनाने के हम इतने करीब हैं कि आप जो माँगोगे, वो विश आपकी पूरी होगी, ठीक है? तो ये सिक्योरिटी को लेके बहुत बड़ा एक वो है। बिटकॉइन के बारे में एक अच्छी, अब एक हमेशा डाउट रहता है ना, क्वांटम कंप्यूटिंग को लेके कि यार पता नहीं बिटकॉइन कहीं हैक ना हो जाए क्वांटम कंप्यूटिंग की वजह से। तो भाई इसमें ना आर्क इन्वेस्ट, ब्लैक रॉक, कॉइनबेस, गैलेक्सी, डिजिटल एसेट, फिडेलिटी, एंकरेज, काफ़ी सारी कंपनियाँ एक साथ आई हैं, और उन्होंने 15 मिलियन यूएस डॉलर की कमिटमेंट करी है। और जो वहाँ डेवलपर्स होते हैं, वो वॉलंटियर्स होते हैं। कोई किसी को कोई हायर तो करता नहीं है, लेकिन फिर भी
ताकि डेवलपर्स अच्छे से अच्छा काम करें और ज़्यादा डेवलपर्स अपनी एनर्जी इसमें दें। तो कई एक तरीके की नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो डेवलपर्स को फंड करती हैं। क्योंकि डेवलपर्स वॉलंटियर भी अगर अपनी सर्विस दे रहा है, तो किसी चीज़ को छोड़ के वो बिटकॉइन पे काम कर रहा होगा, तो उनको एक तरीके से नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो इन डेवलपर्स को सैलरी देती है, एक तरीके से आप ये कह लीजिए। तो इसको कमिटमेंट, ताकि ये अच्छे से अच्छा काम करें, बिटकॉइन के नेटवर्क को रोबस्ट परफ़ॉर्म करें, डेवलपर्स छोड़ के ना जाएँ, बेस्ट टैलेंट अट्रैक्ट हो, तो इसके लिए $15 मिलियन जो है वो एक ऐसा फंड जो है कंसोर्टियम बनाया है। ऑब्वियसली इसको माइकल सेलर ने लीड किया है, जिसमें ब्लैक रॉक है, कॉइनबेस है और अदर लोग हैं जो इसमें शामिल हुए, व्हिच इज़ ऑब्वियसली अ गुड न्यूज़। 7 ट्रिलियन इन्वेस्टमेंट जायंट फिडेलिटी क्लैरिटी एक्ट के पीछे पड़ा है कि यार किसी तरीके से क्लैरिटी एक्ट पास हो जाए, लेकिन क्लैरिटी एक्ट के जो चांसेस हैं वो 30% रह गए हैं। बहुत कम चांसेस है कि वो अभी पास हो जाए, क्योंकि सीनेट के जो वोट है उसमें डेमोक्रेट्स जो हैं वो अड़ गए हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो मोटी कमाई करी है, वो ये इंश्योर करना चाहते हैं कि बॉस जब तक क्लैरिटी एक्ट के अंदर ऐसी-ऐसी चीज़ें इंक्लूड नहीं करा लेंगे कि जिससे डोनाल्ड ट्रंप छोड़िए, फ्यूचर में भी कोई अमेरिका का प्रेज़िडेंट आए, तो वो इसका अपने फैमिली और अपने हित के लिए फ़ायदा ना उठा पाए। तो उन चीज़ों को वो इंक्लूड करना चाह रहे हैं। जाते-जाते जियोपॉलिटिक्स की खबर, ईरान ने जो अभी हॉल्ट की हुई है अटैक्स, वो किसकी जो सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है, अमेरिका की जो एम्यूनिशंस हैं, जो उसका असला है, वो डिप्लीट हो रहा है। वॉर से पहले जो उसके पास असला था और जो करंट लेवल है, वो 50% पे पहुँच गया है। प्रॉब्लम सिर्फ़ इतनी सी है कि वो सस्ता-सा ड्रोन भेजता है ईरान, 3000 से 3500 वो ड्रोन्स बना लेते हैं 1 साल में। बैलिस्टिक मिसाइल बना लेते हैं वो 3500 1 साल में। इधर से अमेरिका जिन मिसाइल से इन ड्रोन्स को इंटरसेप्ट करता है, तो वो जो है पैट्रियट मिसाइल्स जो हैं, वो उनके पास पूरे साल में वो 150 172, वैसे तो 600 की कैपेसिटी है, लेकिन इस साल उन्हें सिर्फ़ 172 मिलेगी। कहाँ 3500 ड्रोन्स, 3500 बैलिस्टिक मिसाइल्स और कहाँ 172, 200, 400 पैट्रियट मिसाइल्स। इनफैक्ट अब तो सिचुएशन ये आ गई कि कई मिसाइल्स जो अमेरिका की तरफ नहीं गिर रही हैं या अमेरिका के बेस पे नहीं गिर रही हैं, इधर-उधर गिर रही हैं तो उन्हें गिरने दे रहे हैं वो। वेस्ट नहीं कर रहे हैं अपने पैट्रियट मिसाइल। इस तरह की सिचुएशन पे आ गए हैं, तब ये हॉल्ट हुआ हुआ है। अब ऑब्वियसली इसको यूएस डिनाई करता है, लेकिन जेडी वांस ने एक मीटिंग के दौरान उसने ये बात बताई कि कहीं न कहीं दे आर अंडर अ लॉट ऑफ प्रेशर। तो और अब ये लड़ाई जो है ये कैस्पियन सी में भी चली गई है। यूक्रेन ने ईरान के एक जहाज़ पे अटैक किया। कहाँ यूक्रेन, कहाँ कैस्पियन सी। लॉन्ग डिस्टेंस मिसाइल से उसने वेसल पे अटैक किया। ये बोला कि ये रशिया को हेल्प कर रहा था यूक्रेन पे अटैक करने के लिए, ईरान वाज़ सेंडिंग वेपन्स। तो अब ये लड़ाई में यूरोप भी इन्वॉल्व हो गया है, कैस्पियन सी इन्वॉल्व हो गई, रेड सी इन्वॉल्व हो गई, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। आप देख रहे हो पूरा का पूरा रीजन क्या, और यूरोप भी अगर इसमें इन्वॉल्व हो गया, रशिया भी इन्वॉल्व हो गया। सो आई डोंट नो, जिन लोगों को लगता है कि लड़ाई रुकने वाली, तो मुझे इस पे डाउट लगता है। सो हमेशा मैं कहता आया हूँ शुरू से कि गाइज़, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट एंड जस्ट होप फॉर द बेस्ट। कैसा लगा आज का ये आपको लॉन्ग फॉर्म वीडियो? एक बारी कमेंट करके बताइए। ठीक है? विद दिस थॉट, थैंक यू वेरी मच।